नदी बह रही है तो उसमें बोट भी चल रही है और सांप भी चल रहा है और सब चल रहे हैं। हम क्रैश की क्यों बात कर रहे हैं? क्रैश किस वजह से आता है? लोग पैसा सारे क्यों निकालने लग गए हैं? ये कब को दिमाग हिला दे, कब एक लॉस की फिगर में हमें ले आए, कब हम डिप्रेशन में आ जाएं। हर किसी को कोविड जैसा टाइम नहीं मिलता। आज म्यूचुअल फंड में 20,000 करोड़ आ रहा है तो वो कोई एक आदमी का तो है नहीं। सर, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो आपने काफ़ी ज़्यादा जोर इस बात पे दिया कि डिस्क्रिशनरी से ज़्यादा सिस्टमैटिक ट्रेडिंग स्टाइल ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री भी रहती है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा लेके जाती है। उसी में थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले आप शेयर भी कर रहे थे कि रिसेंटली आपने काफ़ी हद तक अपने सिस्टम को एल्गो पे शिफ्ट कर दिया है, ऑटोमेट कर दिया है, जिसमें आपको बैठ के ट्रेड नहीं करना पड़ता, अपने आप ट्रेड सिस्टम करता है। तो इस पे आप थोड़ा सा एजुकेट करना चाहेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग की तरफ कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, सिस्टम कैसे बनाया जाता है जो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर डाला जा सके और उसको मैनेज कैसे किया जाता है? देखिए, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है? सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वो है कि जो आपने कागज़ पे लिखा और वो रूल्स आप भी वही फॉलो कर रहे हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ, ये भी ये कर रहे हैं, या किसी को भी हम वो कागज़ दे दें वो फॉलो हो जाए। जैसे कि मैंने एक छोटा सा सिस्टम बताया कि 10 बजे मैं आऊँगा, मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीदूंगा, 100 पॉइंट का एसएल है, 200 पॉइंट का प्रॉफिट है, ये एक सिस्टम बन गया। ठीक है। अब आप अपना सिस्टम स्टॉक्स में भी बना सकते हैं, ऑप्शन में भी बना सकते हैं, ऑप्शन फ्यूचर के कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं, केवल ऑप्शन सेलिंग का भी बना सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी बना सकते हैं, यानी कि मैं कॉल भी बेचूंगा, पुट भी बेचूंगा। तो इस तरह का कोई भी आप एक सिस्टमैटिक सिस्टम बना दीजिए जिसमें कि डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिशन क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि एक ये कैंडल है, इसके नीचे मैं सेल करूंगा, इसके ऊपर बाय करूंगा। अब मुझे लग रहा है कि ये यहीं से पलट रही है और आपको दिख रहा है कि ये तो गिर रही है। जो सोच के डिसाइड करना है तो उसको डिस्क्रिशनरी कह देते हैं। तो हमने एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम को हमने एल्गो में फीड कर दिया वो पैरामीटर्स। अब वो एल्गो अपना जो है सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक ट्रेड खुद लेगा, एसएल भी खुद लेगा, ट्रेड भी खुद लेगा, जो पैरामीटर्स हमने डाले हैं उस पर। और ये एल्गो आज की तारीख में कोई बहुत महंगा अफेयर नहीं है। आप 500 रुपये, 1000 रुपये से भी एल्गो ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एल्गो दे रही हैं, जैसे ट्रेडट्रॉन है और स्टॉक्सो है और शायद और भी 2-4 नाम हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। एल्गो बुल्स भी है, एल्गो रूम्स भी है, तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। काफ़ी सारी हैं और सबकी 200-300 रुपये पर स्ट्रेटेजी से शुरू होकर 2-2,500 रुपये ख़त्म भी हो जाती है महीने के। और यदि आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी इससे हटके है तो आप किसी एक कोडर को बुलाएं, उसे 10-20 हज़ार रुपये दें, पाइथन में कोड करा लें, एक्सेल से एंट्री लें और अपना चलाएं। तो वो भी बाज़ार में सिस्टम अवेलेबल है। एपीआई की से वो कोड इंटीग्रेट हो जाता है और वो चलने लगता है। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि सिस्टम पहले होना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मेरा सिस्टम प्रॉफिट देगा, क्या मैंने सही दिशा में सिस्टम लगाया है। जब आप इन चीज़ों को करके करेंगे तो वो चलेगा। दूसरा, एल्गो में एक और ख़ास बात होती है कि जैसे मैंने 300 रुपये की कॉल बेची, क्योंकि मैं सेलर हूँ तो मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा, और वो 400 हो गई और एकदम से वो स्पाइक आई और 550 चली गई। तो मेरा एल्गो क्या करेगा, पहले वो 400 पे मारेगा। अगर उसे 400 प्राइस नहीं मिला तो इमीडिएटली वो 400 रुपये 10 मारेगा, 400 रुपये 20 मारेगा, 430, फिर वो 401 पे आएगा और वो 1 सेकंड में कम से कम भी मैं समझता हूँ 100 बार ये काम करेगा। एल्गो में जो होता है रिपीटिंग मैसेज का एक सिस्टम होता है ज़्यादातर एल्गोज में, तो वो बार बार मारता रहेगा। तो जो आपका हो सकता है कि 500-300 वाली चीज़ या 200 वाली चीज़ आपकी, या 400 वाली चीज़ आपकी 550 पे कट रही है, मेरी हो सकता है 480 पे ही कट जाए। तो उसमें आप स्लिपेजेस में बहुत पैसा बचा लेंगे अगर आप एल्गो यूज़ करते हैं तो। हाँ, बट इसमें ब्रोकर चार्जेस नहीं बढ़ जाते? ब्रोकर, इसमें आपका जो ब्रोकर होता है बात उसी पे है। जैसे अब आप कोई कन्वेंशनल ब्रोकर लेते हैं जो कि पर लॉट चार्ज लेता है, तो उसमें तो आप एक बार में काटें या 25 बार में काटें कोई फ़र्क नहीं है। अब आप जीरोधा टाइप जो ये हाइब्रिड ब्रोकर्स आ गए पर ऑर्डर वाले, तो अब इसमें मान लीजिए आपका एसएल उसने बचाया 80 पॉइंट और 20 रुपये ब्रोकरेज ज़्यादा लग गई, तो मेरे ख्याल से वो व्हेन यू विल इवेल्युएट दैट तो वो फ़र्क है। बेसिकली कितना फ़ायदा कितना नुकसान ये डिसाइड अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। देखिए, फिर वही वाली बात है कि अगर आप 1 करोड़ लगा के और कर रहे हैं तो आप पर ऑर्डर की बजाय पर
लॉट पे जाएंगे तो शायद आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपको देखना है कि आपका वॉल्यूम कितना है और कितनी बार वो ट्रेड जा रहा है। तो ये तो देखिए खुद वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अगर मैं ये मानता हूँ कि मैंने साल में 50,000 रुपये ब्रोकरेज में बचा लिए तो वो मेरा प्रॉफिट ऐड हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा सर, ये सब करके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, तो क्या उनको मार्केट छोड़ देना चाहिए? मार्केट उनके लिए नहीं बना है। देखिए, मैं इस पे पहले तो मैं डिबेट करता था कि नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि मैं ये खुद महसूस कर रहा हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत करके 18 से 24% कमा पा रहा हूँ और मुझे ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि 15-18% की रिटर्न वैसे ही दे देते हैं, तो केवल 6% के लिए मैंने अपना रिसोर्स ख़राब कर लिया। यानी कि मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं अपनी एक कॉस्ट समझता हूँ कि मेरी पर आवर की 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है। अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं 4,000 रुपये रोज़ का या 10,000 रुपये रोज़ का आदमी हूँ। अगर मैं उस 6% कम कमाऊँ और अपने रिसोर्स को कहीं और यूज़ करके मैं ज़्यादा कमा लूँ तो वो ज़्यादा बेटर प्रपोजिशन है। राइट। दूसरा, स्ट्रेस नहीं, बीमारियाँ कम, प्रेशर नहीं, प्रेशर के इश्यूज। अभी क्या होता है, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर हम कोई पोजीशन लेके गए, आज भी ये चीज़ है, सुबह 4 बजे किसी वजह से मैं अगर वॉशरूम के लिए भी उठा तो सबसे पहले मैं अपना देखता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रही है, डाउ कहाँ चल रहा है। और ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है क्योंकि पैसा लगा है। और आप इमोशनली कुछ उस पर फील करो ना करो, देखता तो है ही, देखते तो हुई। मैं कितना ही हेज करके जाऊँ, लेकिन मुझे उसके बाद भी तो ये डर है ना कि हेज भी मुझे मैनेज करने पड़ेंगे 5 बार। प्लस हेज में भी आपको तो चाहिए ना कि प्रॉफिट हो, तो उसके लिए तो चेक करता रहेगा आदमी। तो साइकोलॉजी तो देखिए डिस्टर्ब रहती ही रहती है। अगर किसी आदमी को 40 लाख रुपए लगाने हैं तो वो, मेरे से अभी किसी ने सवाल किया था कि मैं प्रॉपर्टी में लगाऊं या इंडेक्स में लगाऊं या किसी में लगाऊं, तो मैं कहता हूं भैया तुम ETF में लगा दो, क्योंकि खुद ट्रेड करके पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो जाए, उड़ा ही दोगे, उड़ सकता है। कितने ही एजुकेटेड हो, आज मैं जो काम कर रहा हूँ मैं कितना ही मैंने सीख गया, लेकिन ये कोई भगवान ने लिख तो नहीं दिया ना कि मेरा लॉस नहीं हो सकता, मेरा भी लॉस हो सकता है। तो इट इज़ बेटर टू स्प्लिट योर मनी और उसको करें तो बेटर रिटर्न निकल ली जा सकती है। ऑप्टिमाइज करिए मतलब अपने प्रॉफिट को और कैपिटल को, वो एक बेटर सॉल्यूशन है। अभी आपने जैसे बोला कि रात को भी नींद खुल गई तो चेक कर लिया डाउ जोन्स या गिफ्ट निफ्टी, तो बेसिकली जो चीज़ में आपको पता है कि आपका क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है, सब पता होने के बाद भी आदमी चेक करता रहता है, साइकोलॉजी में उसके घूमता रहता है। तो वैसे ही सिमिलरली क्या आपके साथ एल्गो में नहीं होता कि आपको पता है आपका एल्गो चल रहा है पर आदमी पूरे टाइम ट्रैक करता रहे कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या चल रहा है। एल्गो में क्या होता है कि अब ना एल्गो भी बहुत एडवांस फॉर्म में आ गए हैं। उसमें मैं ये भी लगा सकता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी में कितना लॉस हो, मेरे को पर लेग में कितना लॉस हो, मुझे पर ट्रेड में कितना लॉस हो, मुझे पूरे दिन में कितना लॉस हो। अगर मैं 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ये भी उसमें लगा सकता हूँ कि जैसे ही 25,000 का लॉस हो जाए मेरा, सब काट दो, बंद करके बैठ जाओ। तो वहाँ से मैं माइंड फ्री है कि भाई 25 ही जा सकते हैं, 50 ही जा सकते हैं, लाख ही जा सकता है। तो इफ़ आई एम लूजिंग 1% ऑफ माई कैपिटल आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 दिन भी 1% लूज़ कर देता हूँ तो 5% लूज़ करी मैंने, 2.5-3% तो मैं निकाल भी लेता हूँ। तो मैं अपना लॉस 1 महीने के अंदर अंदर में या 2 महीने में पूरा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं 10% का लॉस का गेम खेल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 6 महीने का अपना काम खराब कर रहा हूँ। पर जो एक फितरत होती है लोगों की, देखते रहने का, चल क्या रहा है, अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, अभी मैं खोल के देखूँ मेरे स्ट्रैटेजी में कितना प्रॉफिट चल रहा है, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाए? डाइवर्जन ऑफ माइंड, दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। और इसीलिए यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से हमसे जितने भी लोग पूछते हैं ना कि क्या हम फुल टाइम ट्रेडर बन जाएं, तो सबसे पहला तो मेरा सवाल होता है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हो। तो बहुत सारे लोग उसमें से निकलते हैं जो या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि हम लोग भी पर्सनली वो ज़्यादा करते हैं। देखिए ऐसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को तो मैं कहता हूँ कि नदी बह रही है, उसमें जितना लोटा पानी निकाल के नहा सकते हो वो नहा लो। हाँ, जैसा कि बीच में अभी एक इंस्टेंस पे मैंने कहा था कि एक शेयर 100 से 150 आने में तो 15 साल लगा दिए उसने। ITC का एग्जांपल ले लीजिए, 250 से 325 पे अटका रहा वो।
और फिर 350 के बाद जब भागा तो देखिए 450 आ गया एक साल के भी पहले। कहने को 100 रुपये, लेकिन शेयर कितना परसेंटेज बढ़ गया देख लीजिए। और डिविडेंड उसने बीच में इतना दे दिया। दूसरा, कोविड जिस दिन चालू हुआ, दुनिया खत्म होने वाली थी, 2600 रुपये पे हिंदुस्तान यूनिलीवर था, वो 4 साल से वहीं खड़ा है, 3 साल से। तो अगर मैं उसमें ट्रेड कर रहा होता तो मैं लॉस में ही होता इस वक्त। पर वहीं लॉन्ग टर्म में जब बढ़ना होगा वो 1 साल में 3 गुना भी हो जाएगा वो। हाँ। कोटक बैंक देख लीजिए, 2000 से ऊपर नहीं जा रहा, 1700 से नीचे नहीं जा रहा। जिस दिन पिटाई होती है उस दिन 1690 1680 आया था, फिर कूद के फिर आ जाता है। तो अगर हम ये छोटे छोटे पैटर्न्स ही पकड़ पाएं कि भाई जिस दिन 1800 आएगा वो 1600 आएगा या 1700 आएगा, मैं तो उसी दिन लूंगा। हाँ। तो जब एक चीज़ 5 दफ़ा 10 दफ़ा वहीं से एक पैटर्न हमें चार्ट पे दिखा रही है तो हम उस पर खेलें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड बेटर हो जाता है। जो चीज़ 5 बार हुई है वो 6ठी बार होने का चांस ज़्यादा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आपके साथ हो रही है तब जाके आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है? देखो जी, अभी आपकी जो सैलरी है यदि आप उससे 1.5 निकाल पा रहे हैं, यानी कि 100 रुपये सैलरी है और 150 रुपये आप निकाल पा रहे हैं, तब तो आप सोचें कि कहीं आपको डिसीज़न लेना है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि बजाय इसके कि 24% या 30% के पीछे भागें, इससे बेटर है कि सर्विस करते रहें और इस पैसे को कहीं वाइजली इन्वेस्ट कर दें। ट्रेडर बनना, आज हालांकि मैं खुद फुल टाइम ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं किसी को एनकरेज नहीं करता, क्योंकि इट इज़ ए मिसमराइजिंग जॉब। ये कब को दिमाग हिला दे, कब एक लॉस की फिगर में हमें ले आए, कब हम डिप्रेशन में आ जाएं। हर किसी को कोविड जैसा टाइम नहीं मिलता जैसा मुझे मिला, हर किसी की फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती। तो बहुत सारे फैक्टर थे मेरे साथ जो कि एक पॉजिटिव होते चले गए, और हर किसी का उतना बैकअप नहीं होता जितना आपके पास था। सर 2024 में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि क्रैश आने वाला है और हालात भी काफ़ी अजीब चल रहे हैं अभी तक। तो आपको क्या लगता है 2024 एक बड़े क्रैश का साल बनने वाला है? क्रैश किस वजह से आता है? कोई इवेंट होता है। कोविड वॉज ए इवेंट, 2008 में मद्दी आई, दैट वॉज ए इवेंट, 1992 में स्कैम हुआ, दैट वॉज ए इवेंट, हर्षद मेहता स्कैम हुआ। तो अगर कोई इवेंट हमें दिख रहा है कि ये इवेंट हो सकता है, तो मार्केट अपने हाई से कितना गिर जाएगा? 10%, 20%, 30%। मुझे इससे ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, मैं वो कारण बताता हूँ। 20,000 करोड़ की हर महीने सिप आ रही है, तो वो मार्केट को DIIs को पावर देगी। 20,000 करोड़ इन्फ्यूज़ होएगा हर महीने मार्केट, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो लगेगा, तो उससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, 4 करोड़ नए इन्वेस्टर आए हैं, तो वो भी कहीं तो पैसा डाल ही रहे हैं, छोटा मोटा बड़ा जो भी कर रहे हैं, तो मार्केट गिर नहीं पाएगा। अभी हम हाल फिलहाल का ही वो ले लेते हैं उदाहरण। कल इजराइल और ईरान की वो आई, मार्केट ने, निफ्टी ने 300 पॉइंट माइनस दिखाया, गिफ्ट निफ्टी 500 पॉइंट माइनस थी, हम प्लस में बंद हुए। तो मार्केट में जैसे ही जरा सा करेक्शन आता है, इतना पैसा भर भर के लोग रिटेलर ले लेते हैं माल कि वो मार्केट गिर ही नहीं रहा। आप एक बार बैंक निफ्टी का पिछले 1.5 साल का चार्ट देखिए, 32,000 से 48,000, 2,000 पॉइंट की करेक्शन मुश्किल से देखने को मिल रही है कहीं। तो क्या आप इतनी बड़ी इंडेक्स को 5% गिरने को करेक्शन बोलेंगे या क्रैश बोलेंगे? डिप है छोटा सा। सेकेंडली, अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि क्रैश आने वाला है, तो भाई सिट ऑन कैश, क्रैश आ जाए पैसे लगा देना। बट क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज जो चीज़ आपको 500 में अच्छी लग रही है, कल वो 200 में कैसे बुरी लग सकती है? पर अगर वो चीज़ 1000 हो गई तो है, क्रैश आया ही नहीं तो। अभी आपका सवाल ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि क्रैश आया या क्रैश नहीं आया। भाई एक चीज़ डिसाइड, अगर क्रैश नहीं आया, चलो इसका भी वो है। देखिए, जब हमारे मन में इस तरह की अस्थिरता हो कि क्रैश आएगा नहीं आएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही अस्थिरता है लोगों के मन में। तो 20% पैसे से अभी घुसे, अगर क्रैश आ गया तो बाकी 80% को नीचे एवरेजिंग करने में इस्तेमाल करें। एवरेजिंग भी कौन से? सुजलॉन और ये जो 10-10 रुपए वाले स्टॉक हैं जो लोगों के फेवरेट हैं, इन्वेस्टर्स फेवरेट, आरकॉम, सुजलॉन, इनमें नहीं भाई। टॉप 10 कंपनीज निकाल लो निफ्टी की जो हैं, केवल उनमें ही एवरेजिंग करनी है।
और दूसरा देखिए, कभी भी क्रैश आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मार्केट ना हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। क्रैश आएगा तो एक रीज़न से आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि बैठे बैठे मन किया जी सबने पैसे बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो मार्केट में करेक्शन आती है, कोई सेंटीमेंट ऐसा बन जाता है जो मार्केट को पसंद नहीं आता तो क्रैश आ जाता है। और अभी आप देखिए वर्ल्ड वाइड सब कंपनियां अच्छी चल रही हैं, सब बढ़िया चल रही हैं। हाँ, हमारे एक आगे है जो कि एक रीज़न बन सकता है करेक्शन का, वो है इलेक्शन। तो इलेक्शन में भी अगर क्रैश आएगा तो दैट इज़ अगेन ए पॉसिबिलिटी ऑफ 30%, 40%, 60% करेक्ट नहीं होगा मार्केट, क्योंकि FII, DII दे विल टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो ये 18,000 19,000 से नीचे जाती निफ्टी दिख नहीं रही, क्योंकि इतनी कोशिश करी इसने 19,000 तोड़ने की, 19,000 तोड़ नहीं पाई थी जब पीछे आज से 1-1.5 साल पहले हम चल रहे थे। बिल्कुल। तो जब बाजार इतना मजबूत खड़ा है तो हम क्रैश की क्यों बात कर रहे हैं? और अगर आता भी है तो आप 20% से अभी घुसिए, एक 10% करेक्शन आ जाए और 20% से घुस जाइए, और 10% करेक्शन आ जाए और 20% से घुस जाइए, और नीचे आ जाए फुल ऑन घुस जाइए और बैठिए 5 साल, आपका पैसा डबल ट्रिपल चौगुना ही होगा। क्योंकि कभी भी मंदी जो है, ऐसा नहीं होता कि 10 साल की मंदी आ गई। आप जापान में नहीं बैठे हो, आप ग्रोइंग कंट्री में बैठे हो। दूसरा इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, क्योंकि आपने अभी कहा कि हर महीने 20,000 करोड़ आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के। क्या म्यूचुअल फंड का इतना पैसा जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक मार्केट में बबल नहीं क्रिएट कर रहा है कि हर लेवल पर खरीदे जा रहे, जो एक करेक्शन आना चाहिए, मीनिंगफुल करेक्शन आना चाहिए, वो आ ही नहीं पा रहा है? तो क्या उससे एक बबल नहीं क्रिएट हो रहा है मार्केट में? टाइम टू टाइम एक करेक्शन आते रहना मार्केट के लिए हेल्दी रहता है। बबल बन रहा है, वो बबल ब्रेक कैसे होगा? कि मैंने अपनी सिप देनी बंद कर दी तो बबल ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने पैसा विड्रॉ किया तो बबल ब्रेक होगा, तब ब्रेक हो। बट सर ये कितने दिनों तक चलता रहेगा ना, कि आप पैसे आ ही रहा है कहीं ना कहीं जाकर तो बस क्या होता है जब नदी बह रही है तो उसमें बोट भी चल रही है और सांप भी चल रहा है और सब चल रहे हैं। जब लोगों को दिख रहा है कि मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में 18 से 20% ग्रो हो रहा है बगैर मेरे कुछ किए, तो वो क्यों बंद करेगा? वो तो अगर देखेगा कि आज मेरा सिप का यूनिट 100 रुपये में बाय हो रहा है और कल ये 80 का रह गया, तो वो तो डबल पैसा लगाएगा। जो आज 20,000 करोड़ आ रहा है वो कल आप देख लेना, मार्केट अगर 20-30% करेक्ट होती है वो 30,000 करोड़ हो जाएगा। लोग बंद नहीं करेंगे क्योंकि लोग इसका स्वाद ले चुके हैं। पर मार्केट में जब भी बबल बने ऐसे ही बने कि इतनी रैली आई कि लोगों का विश्वास ही उठ गया कि मार्केट कभी गिरता भी है, और फिर एक जब बड़ा करेक्शन आता है, जब फिर फाइनली लोगों का पैसा आधा हो जाता है और वो बेचना लगते हैं, तब एक बड़ा क्रैश उस तरीके से आता है। तो आपको क्या लगता है, ये क्रैश नज़दीक है देखिए या फिर अभी दूर है? मैं इस पे ना आपकी बात कोई जवाब आप खुद ही दोगे। देखो मैं सिर्फ छोटे से तर्क दूंगा, जवाब अपने आप निकलेगा। हम बात करते हैं कि हम 2024 में नहीं, हम 1992 में खड़े हैं। मार्केट क्रैश हो गया 50%, स्कैम निकल आए, क्रैश हो गया, तो क्या मार्केट वहां से आगे बढ़ा ही नहीं? बिल्कुल बढ़ा। कितने टाइम में बढ़ गया? 1-2 साल में, 3 साल में बढ़ गया होगा। फिर 2008 आते आते तक फिर आ गया, फिर वहां से एक 30-40%, 50% करेक्शन आ गई, फिर आगे बढ़ गया। कोविड आया, खत्म हो गई दुनिया जी, खत्म होने वाली है। रोज 20-20% स्टॉक टूट रहे हैं। एक दिन सर्किट लगा, उसी दिन मार्केट 3,000 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था। तो मार्केट में जब भी प्राइस गिरेगा नए लोग बॉटम फिशिंग करने आएंगे। अब रहा सवाल कि लोग पैसा सारे क्यों निकालने लग जाएंगे? आज म्यूचुअल फंड में 20,000 करोड़ आ रहा है तो वो कोई एक आदमी का तो है नहीं, वो इट इज मल्टीपल पीपल, कई लाखों का है। तो क्या लाखों आदमी आज ही रात को ये सोच लेंगे कि हमें कल से ही अपनी सिप बंद करके पैसा विड्रॉ करना है? सेकेंडली, अगर FII की तो मुझे पता नहीं, DII अगर आज कोई चीज़ वो सेल करते हैं तो वो पैसा उन्हें विद इन 30 डेज दोबारा या 20 डेज, कुछ ऐसा रूल है कि दे कैन नॉट सिट ऑन कैश, दे हैव टू कीप दैट मनी इन्वेस्टेड। तो इसलिए करेक्शन आ ही नहीं पा रहा ना। करेक्शन ना आने का कारण क्या है? बुल रन का कारण क्या है? पैसा आए जा रहा है, और पैसा आए जा रहा है। इसीलिए तो 200 वाली चीज 1500 हो गई है, क्योंकि भाई लोगों को बाय करना है, दे आर बाउंड टू बाय इट।
FII कितना बाय करेंगे रिलायंस, कितना HDFC, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है कि किसी भी आप स्टॉक में 8 या 10% से ज़्यादा की इक्विटी नहीं ले सकते। तो इसलिए वो छोटी कंपनियों की तरफ जा रहे हैं। अब वो छोटी भी बड़ी होती जा रही हैं क्योंकि मार्केट कैप उनका भी बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी, और दूसरा, अगर जैसे मैंने जवाब दिया कि अगर आपको लग रहा है कि भाई बाजार गिरेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करिए। आप खुद सिप चलाइए अपनी कि मैं रोज़ 5 शेयर लूँगा रिलायंस के, इसके उसके, जो भी कंपनी आपको पसंद आती है, लेकिन हर गिरत पे लूँगा मैं। आप लेते जाइए, एवरेज करिए, देखिए बढ़िया पैसा मिलेगा आपको। अच्छा सर, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ आपके हाथ पे जो है एक टैटू है जिस पे मुझे यहाँ से दिख रहा है कि लाइफ लिखा हुआ है। क्या है वो, क्या स्टोरी है उसके पीछे की? ये लिखा हुआ है जी, लिव द लाइफ यू लव, और दूसरी तरफ से जब पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा लव द लाइफ यू लिव। तो जब मैं डिप्रेशन के फेज़ में था तो मैं बहुत सारे जुगाड़ ढूंढ रहा था कि कैसे मैं इससे बाहर आऊँ या क्या तरीका हो। तो इस बीच में मैं कई पंडितों से मिला, किसी ने कहा कि चद्दर चढ़ाया हो, किसी ने कहा फूल चढ़ाया हो, किसी ने कहा पंडित से मिल लो। तो जो जिसने बताया, मतलब मैंने वो सब करने की कोशिश की कि किसी तरह से मैं लॉस से प्रॉफिट में आ जाऊँ। लेकिन लास्ट में समझ ये आया कि भाई एजुकेशन से ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ऐसे किस्मत के भरोसे तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक वो है कि साइन ऑफ इन्फिनिटी जो होता है, ये शायद आपको अपार सफलता दिलाता है। तो ये मैंने एक कहीं देखा था, किसी ने मुझे बताया कि आप इन्फिनिटी साइन बनवा लो, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा टैटू, तो फिर मैंने ये बनवा लिया। लिव द लाइफ यू लिव, लिव द लाइफ यू लव, लव द लाइफ यू लिव।